अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। उन लोगों को देखकर मन्नत अपने मन में बोली, प्रेम कहाँ हैं आप, प्लीज़ आ जाइए, बचा लीजिए अपनी मन्नत को। तभी PS विला में प्रेम की आंखें झट से खुल जाती है और प्रेम अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। प्रेम पूरा पसीने से तरबतर था। प्रेम को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और प्रेम की धड़कनें भी एक बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रही थी। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्रेम अपना फ़ोन निकालता है और बारी बारी सभी बॉडीगार्ड को कॉल करता है। पहला बॉडीगार्ड, सर आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा बॉडीगार्ड, सर आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा बॉडीगार्ड, सर आपका कज़न ब्रदर भी ठीक है। सर आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। प्रेम की बहन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आखिर में प्रेम सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाता है। वहाँ इस वक्त इस घर से बाहर ही बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसने प्राची ने ढेर सारे पैसे देकर उसे खरीद लिया था और बची कसर उसने प्रेम के नाम की धमकी देकर की थी। बॉडीगार्ड फ़ोन उठाता है। प्रेम उसे डायरेक्टली पूछता है, मॉम कैसी है। बॉडीगार्ड, सर आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है। तो प्रेम थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे पूछा है, और मन्नत कैसी है। बॉडीगार्ड बहुत ही गंदे लैंग्वेज में बोलता है, सर अरे सर उसका क्या होगा, वो भी ठीक ही होगी। बॉडीगार्ड की लैंग्वेज सुनकर प्रेम की आंखें सर्द हो जाती है और बहुत ही गुस्से में बोलता है, हाउ डे यू टॉक अबाउट प्रेम सिंघानिया's वाइफ इन दिस लैंग्वेज। कल से तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाना। तुम्हारी शक्ल मुझे दिखनी नहीं चाहिए सिंघानिया विला में। बॉडीगार्ड ने मारे डर के सर बोलता रह गया और प्रेम ने फ़ोन काट के फेंक दिया। सिंघानिया विला। मन्नत उन तीनों शैतानों को देखकर डरते हुए पीछे हो रही थी कि तभी अजीत आगे बढ़ा, मन्नत के बालों को पकड़ लेता और गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, दो कौड़ी की औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर अजीत मन्नत का सर दीवार से मार देता है। सर पर चोट लगने से मन्नत का सर घूमने लगता है। मन्नत के सर से खून आने लगता है। मन्नत फर्श पे गिर जाती है और अजीत आगे बढ़कर मन्नत के पेट में एक जोरदार लात मारता है। मन्नत की आवाज़ तो गले में ही घुट कर रह जाती है। फिर अजीत मन्नत को उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है और उसे एक टेबल पर उठाकर पटक देता है और नाजुक सी मन्नत के खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी अजीत का दोस्त आगे आता है और मन्नत को देखता है। मन्नत के साथ बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। तभी उन लोगों को लगता है कि अब मन्नत पर आसानी से काबू किया जा सकता है, लेकिन वह लड़की मन्नत की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच देता है। लेकिन मन्नत अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी साड़ी पल्लू को पकड़ लेती है और धीरे धीरे खड़ी होती है। मन्नत अपनी लड़खड़ाई जुबान में बोलती है, ऐसे मत करो, मुझे जाने दो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन तो होगी ना, तुम्हें उनका वास्ता, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। तभी दूसरा दोस्त आगे आता है और मन्नत के ब्लाउज का बाजू पकड़ के उसे फाड़ देता है और फिर पहला दोस्त भी मन्नत की साड़ी को पकड़ कर खींचता है, जिससे मन्नत एक राउंड लेते हुए घूम जाती है और मन्नत की पूरी साड़ी खुल जाती है। मन्नत अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मन्नत सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पे ही थी। तभी अजीत आगे आता है और जबरदस्ती मन्नत के हाथों को उसके सीने से अलग करते हुए मन्नत की कंधे पर हाथ रखकर उसके ब्लाउज के बाजू को फाड़ देता है और फिर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और मन्नत को पकड़ लेते हैं। दो दोस्त मन्नत को फर्श पर लेटाते हैं और फिर मन्नत को पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को जकड़ लेता है। मन्नत अपनी पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। अजीत अपना एक हाथ मन्नत के पैरों से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, उसके पेटीकोट को ऊपर सरकाने लगता है। जैसे ही मन्नत को ऐसा महसूस होता है, मन्नत अपनी आंखें बंद करके अपने भोलेनाथ से बोलती है, हे महादेव रक्षा करिए अपनी बेटी की, ऐसा होने से पहले मेरे जिस्म से मेरी सांसों को खींच लीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, महादेव बचा लीजिए मुझे। तभी वहाँ एक जोरदार आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ सब। आवाज़ को सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर
कोई और नहीं बल्कि मंजू जी खड़ी थी। तभी प्राची आगे आते हुए बोलती, अरे आंटी कुछ नहीं हो रहा है। मन्नत जिसको आज तक उसके पति ने हाथ नहीं लगाया, 3 लड़कों को अपने सामने देखकर ना यह बेकाबू हो गई। जिसकी इसकी जिस्म में ना आग लग गई है, इसलिए 3 मर्दों के साथ हम बिस्तर होना चाहती हैं। प्राची की बात सुनकर मंजू जी गुस्से से मन्नत को देखती हैं, आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वैसे मंजू जी पहले से ही जानती थी कि मन्नत ने कुछ नहीं किया है, यह लोग ही मन्नत के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन मंजू जी को तो बस एक अच्छा सा बहाना मिल गया था मन्नत को घर से बाहर निकालने का। इसलिए मंजू जी ने मन्नत की कोई बात न सुनकर सीधा मन्नत पर ही भड़क जाती हैं। मंजू जी मन्नत का एक हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाते हुए बोलती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी घटिया निकलेगी। मेरी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने। पहले मुझे शादी करके मेरे बेटा पहले से ही खुश नहीं था, अब वह इन घटिया हरकतों से मेरे घर में रहने लगी। घटिया औरत अब तो इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से। मन्नत रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह लोग ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। माँ जी आधी रात हो गई है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मुझे घर से बाहर मत निकालिए। माँ जी कम से कम मुझे कपड़े तो दे दीजिए, मेरी हालत तो देखिए, मैं इस हालत में घर से बाहर कैसे जाऊँगी। लेकिन मंजू जी मन्नत की बातें नहीं सुनती और उसे घर से बाहर धक्के मार देती हैं। मन्नत सीधा मुंह के बल बाहर गिरती है और मंजू जी दरवाज़ा बंद कर देती है। मन्नत दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा बजाते हुए बोलती है, माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मेरी बात सुनिए, कम से कम कुछ कपड़े तो दे दीजिए। माँ जी मैं बाहर कैसे जाऊँगी। माँ जी मेरी बात सुनिए, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। रोते रोते मन्नत घुटनों के बल बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने मन्नत के ऊपर सोल डाला है। मन्नत अपना सर घुमा के देखती है तो वहाँ पर एक 60 से 70 साल का आदमी, जो कि विला का चौकीदार था। आदमी का सहारा देकर मन्नत खड़े होने की कोशिश करने लगती है और मन्नत उसके सहारे से खड़ी हो जाती है और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही मन्नत बाहर का दरवाज़ा पर पहुँचती है तो एक बार पीछे मुड़कर अपनी भरी आंखों से उस घर को देखती है। मन्नत अपनी आंखों में 1000 सपने बसाकर दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जिस घर के लोगों के लिए मन्नत ने 30 साल तक अपना सब कुछ दिया, दिन रात उन सभी की सेवा की। आज उसी घर के सदस्य ने उसे इस हालत से बाहर निकाल दिया। मन्नत आज पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मन्नत के अंदर कुछ नहीं बचा था। मन्नत ने इस घर में अपने दर्द की हद तक दर्द को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने दर्द को बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मन्नत अपनी भरी कदमों से बाहर निकल जाती है। मन्नत बेसुध बीच के सड़क पर चल रही थी। अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत के साथ आसमान भी रो रहा हो। तभी एक गाड़ी तेज़ी से मन्नत की तरफ आई, लेकिन इससे पहले ही वह गाड़ी मन्नत से टकराती गाड़ी पहले ही रुक जाती है। तभी उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकल कर मन्नत के पास आता है, बोलता है, सो सॉरी मैंने देखा नहीं, आप ठीक तो हैं। जैसे ही मन्नत उस लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का हैरान हो जाता है और एकदम से बोलता है, मन्नत। और मन्नत रोते हुए उस लड़के को गले लग जाती है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विजय था। मन्नत को अपनी बाहों में लिए हुए बोलता है, मन्नत ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम भी सड़क पर आधी रात पर क्यों। मन्नत ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम सड़क पर आधी रात को क्या कर रही हो। मन्नत रोते हुए उसे बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दादू के पास चलना है। चलो विजय, मुझे दादू के पास जाना है। मन्नत की हालत देखकर विजय समझ गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। इसलिए अभी विजय मन्नत से कुछ नहीं पूछता, बस उसे सहारा देकर अपनी कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। मन्नत अपना सर गाड़ी के शीशे पे टिका लेती है और उस पल को याद करती है जब वह अपने शहर काशी को छोड़कर यहाँ आई थी और आज इस शहर को छोड़कर वापस काशी जा रही है। दर्द का इंतहा हो गई। आज इश्क को गंदा किया गया,
हर जुल्म का इंसाफ होगा, सज़ा सबको मिलेगी और एक औरत के दिल से आह निकली है, गुनाह के माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। विजय मन्नत को एक होटल रूम में लेकर आता है। वहीं पर मन्नत को कुछ कपड़े भी ला कर देता है। मन्नत वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है। मन्नत कुछ पल के लिए शांत होती है, लेकिन फिर मन्नत वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। मन्नत अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है और फिर रोते रोते शावर के नीचे बैठ जाती है। मन्नत फुट फुट कर रोने लगती है। मन्नत कपड़े बदल कर बाहर आती है। मन्नत ने इस वक्त वाइट कलर की एक नी थ्रेल फ्रॉक सूट पहना हुआ था और उसी के साथ एक जयपुरी दुपट्टा था। मन्नत अपने भीगो बालों को टावर से सुखाते हुए बाहर आती है और जब विजय मन्नत को देखता है तो देखता रह जाता है। आज विजय मन्नत को पूरे 3 साल 6 महीने बाद देख रहा था, क्योंकि मन्नत की शादी को 3 साल 6 महीने हो चुके थे। आखिरी बार जो विजय ने मन्नत को देखा था तो शादी के वक्त ही देखा था और शादी से आज विजय मन्नत को देख रहा था। जब मन्नत की शादी हुई तो 18 साल की पूरी नहीं हुई थी। आज मन्नत 21 साल की हो चुकी थी, जो कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की लग रही थी और विजय उसे ही देखता और देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी विजय का ध्यान मन्नत के मांग में लगे सिंदूर पर जाता है। सावर लेने की वजह से मन्नत की मांग का सिंदूर छूट गया था, लेकिन अभी भी उसकी लालिमा बाकी थी। और तभी विजय अपनी मर्यादा को समझते हुए अपनी नज़र हटा लेता है, लेकिन फिर विजय का ध्यान मन्नत के शरीर पर लगी चोटों पर जाता है। तभी विजय का टेलीकॉम से होटल के स्टाफ को कॉल आता है। उसने फास्ट एड किट मंगवा लेता है। विजय मन्नत के घावों पर दवाई लगा देता है। फिर विजय मन्नत का एक हाथ पकड़ता है, उसे भरोसा दिलाते हुए उसके साथ बोलता है वो उसके साथ है। फिर विजय मन्नत से पूछता है कि यह सब कुछ किसने किया। मन्नत, तुम इस तरह सड़क पर क्यों जा रही थी और तुम्हारे कपड़े और यह चोट कैसे? मन्नत की आंखों में फिर से आंसू बहने लग जाते हैं और मन्नत विजय के सीने से लग जाती है और रो रो कर विजय को सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनकर विजय को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। विजय अभी भी सिंघानिया बेला जाकर सभी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मन्नत उसे ऐसा करने से रोक देती है। मन्नत इस वक्त बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए मन्नत विजय से बोलती है कि उसे काशी वापस जाना है, अपने दादू के पास जाना है। वह यहाँ पर फिर कभी नहीं आना चाहती। अगली सुबह प्रेम सिंघानिया विला आता है। जैसे ही प्रेम घर के अंदर कदम रखता है उसे बेचैनी होने लगता है। हमेशा जब भी प्रेम घर में आता था तो एक सुकून उसके दिल को मिलता था, लेकिन आज वह सुकून कहीं गायब हो गया था। प्रेम तो पहले सीधा अपने कमरे में जाता था, फिर वहाँ से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता था और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता था। आज ना चाहते हुए भी प्रेम की नज़रें मन्नत को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रेम को मन्नत कहीं नहीं दिखाई देती। तभी प्रेम अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेता है, फिर कॉफ़ी को थूक देता है और गुस्से में चिल्ला के बोलता है, ये कैसी वाहियत कॉफ़ी बनाई और किसने बनाई ये कॉफ़ी? तभी वहाँ का एक सर्वेंट आता है और प्रेम के सामने अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है। फिर धीरे से बोलता है, सर कॉफ़ी मैंने बनाई है, लेकिन हमेशा आपकी कॉफ़ी मन्नत दीदी बनाती थी और खाना भी बनाया करती थी आपके लिए। भले तो प्रेम को यह सुनकर शौक लगता है कि आज तक जब भी प्रेम सिंघानिया विला आता था तो उसे जो टेस्टी खाना मिलता था वो मन्नत बनाया करती थी। लेकिन सर्वेंट की अधूरी बात सुनकर प्रेम बोलता है, लेकिन क्या सर्वेंट? लेकिन आज सुबह ही बड़ी मैडम ने बताया कि मन्नत दीदी घर छोड़कर चली गई। यह सुनते प्रेम को दूसरा झटका लगा। वैसे प्रेम तो मन्नत के घर छोड़ के जाने का बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मन्नत के दिल बेचैन हो जाता है। जिस सुकून को पाने के लिए प्रेम सिंघानिया विला आया था वह सुकून उसे छोड़कर जा चुकी थी और आज प्रेम को सिंघानिया विला अधूरा लग रहा था। प्रेम भी वहाँ से बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से मिले चला जाता है। 1 महीने बाद मन्नत अपने घर पहुँच चुकी थी और मन्नत ने अपने दादाजी को भी धीरे धीरे सब बता दिया था। मन्नत के दादाजी को भी अपनी पोती के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसके दादाजी एक मामूली किसान थे और प्रेम सिंघानिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसीलिए मन्नत के दादाजी प्रेम सिंघानिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। विजय भी प्रेम सिंघानिया के सामने एक बहुत छोटा सा बिजनेसमैन था, इसलिए विजय के पिताजी भी विजय को कुछ ना करने की सलाह देते हैं।
उसे प्रेम से दूर रहने के लिए बोलते हैं। प्रेम से उलझने से अच्छा है मन्नत का तलाक कराकर जो खुशियाँ आज तक मन्नत को नहीं मिली, वो खुशियाँ देकर उसे ज़िंदगी में आगे बढ़े। मन्नत को शादी के लिए मनाएं और फिर उसे एक बहुत ही अच्छी और शादीशुदा ज़िंदगी दे, जिससे मन्नत अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। 2 महीने बाद प्रेम मन्नत को डिवोर्स के पेपर भिजवा देता है और मन्नत बिना कुछ कहे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तभी जो वकील मन्नत से डिवोर्स पेपर साइन कराने के लिए आए थे, मन्नत को बोलते हैं 3 महीने बाद आपको दिल्ली के कोर्ट में आना होगा। जज के सामने एक और फाइल डिवोर्स के पेपर होंगे, आपको वह साइन करने होंगे और फिर पेपर सबमिट होने के बाद आपका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रेम सिंघानिया की वाइफ नहीं रहेंगी और आप चाहे तो किसी और से शादी कर सकती हैं। मन्नत उस वकील से कुछ नहीं करती, बस अपने भारी दिल को संभाल कर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी वकील जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन रुक कर बोलता है तो मिसेस सिंघानिया, क्या आपने भी अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है? क्योंकि मिस्टर सिंघानिया की तो 2 दिन बाद सगाई है मिस्टर प्राची के साथ। वकील की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। मन्नत उस वकील को कुछ नहीं बोलती और बस अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए अंदर चली जाती है। वकील ने भी मन्नत के चेहरे का वह दर्द भरी मुस्कान भाप ली थी। वकील अपने मन में बोलता है, बड़े बड़े लोगों ने तो डिवोर्स को जैसे फैशन बना दिया है। इतनी प्यारी मासूम, इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर पता नहीं क्यों प्रेम सिंघानिया दूसरी शादी करना चाहता है। वकील वहाँ से जाता है, तभी विजय मन्नत के पास आ जाता है। विजय ने वकील को मन्नत के घर से जाते हुए देख लिया था, इसीलिए विजय मन्नत से पूछता है कि वकील यहाँ क्यों आए थे। तभी मन्नत विजय को सारी बातें बता देती है, तो विजय को भी समझ में आ जाता है कि शायद आज मन्नत का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए विजय मन्नत को अपने साथ मुंबई जाने के लिए बोलता है, लेकिन मन्नत जाने से मना कर देती है। तभी मन्नत के दादाजी वहाँ आ जाते हैं, फिर मन्नत को समझाते हैं कि वह भी घूम फिरे और अपना ध्यान थोड़ा इधर उधर किसी और बातों पे लगाएं। ऐसे कब तक तू घर पे बैठी रहेगी? 3 महीने हो चुके हैं और तुम्हें बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली। आखिर कब तक घर की 4 दीवारी में घुटी रहेगी? विजय और दादाजी के सामने पर मन्नत मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात का वक्त प्रेम समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों को देख रहा था। एक तूफान सा प्रेम के अंदर 3 महीने से उठ रहा था और आज एक तूफान समुद्र की लहरों में आया हुआ था। प्रेम का दिल वैसे तो हमेशा बहुत बेचैन रहता था, लेकिन आज समुद्र के किनारे आकर प्रेम को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों का खोया हुआ सुकून आज उसे मिल रहा है। प्रेम समुद्र की लहरों को देख ही रहा था कि तभी प्रेम का फ़ोन बजता है। प्रेम अपना फ़ोन देखता है तो उस पर कुणाल का कॉल आया था। प्रेम फ़ोन उठाता है और कुणाल बोलता है, सर कहाँ हैं आप? आज आपकी 15 मिनट में मीटिंग है फॉरेन क्लाइंट के साथ। प्रेम कुणाल की बातें सुनकर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। प्रेम अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखकर पीछे पलट रहा था। तभी प्रेम का ध्यान एक पहाड़ी पर जाता है जहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका दुपट्टा भी हवा में लहरा था। हालांकि प्रेम को लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह लड़की प्रेम को अपनी तरह अट्रैक्ट कर रही थी। प्रेम उसे देखकर इतना खो गया कि उसे अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल नहीं रहा। लेकिन तभी प्रेम देखता है कि वह लड़की आगे बढ़कर जानबूझकर पानी में कूद गई। फिर प्रेम दिखता है कि लड़की पानी के ऊपर भी नहीं आ रही है, तो प्रेम समझ गया शायद लड़की खुदकुशी करने की वजह से पानी में कूदी हो। इसलिए प्रेम भी जल्दी से पानी में कूद जाता है। प्रेम तैरते हुए लड़की के पास जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए तभी उस लड़की का एक हाथ प्रेम के दिल पर आ जाता है। उस लड़की के दिल पर हाथ रखते ही प्रेम के दिल में तो जैसे सुकून का समंदर की तरह शांत हो जाता है, लेकिन दिल की धड़कनों का शोर बढ़ जाता है। प्रेम उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे समुद्र के किनारे लाता है। फिर प्रेम उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर समुद्र से बाहर निकाल देता है। प्रेम ने इस वक्त ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखी थी, जो पानी से भीगने की वजह से
शर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया था। प्रेम की मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। प्रेम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। प्रेम के माथे पर उसके भीगे हुए बाल बिखरे हुए थे, जिसमें पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह टपक रही थी। जब प्रेम उस लड़की को अपनी बाहों में लिए समुंदर से बाहर आ रहा था, तो लड़की समुंदर के किनारे खड़ी हुई समुंदर में नज़ारों का मज़ा ले रही थी। वह प्रेम को देखकर तो प्रेम पर फिदा हो जाती। प्रेम के अट्रैक्टिव बॉडी उस लड़कियों को अंदर ही डिज़ायर को जगा देती। लड़की ने कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, जिससे लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की की आंखों में इस वक्त बंद थी और उसकी पलकें बहुत ही घनी थी और बालों के बीच में से दिखाई देते हुए उसकी हल्की सी गुलाबी होठ प्रेम के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही थी। चाँद की रोशनी में लड़की एकदम अप्सरा लग रही थी और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मन्नत थी। सगाई के बाद प्रेम सीधा अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई आ गया था और चार घंटे तक कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने के बाद प्रेम थक हार कर समुद्र के किनारे आ गया था। समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रेम अपने हाथ में एक मंगलसूत्र लिए अपने आप से ही बोलता है, 3 महीने से तुमने मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ छीना है। इतना बेचैन मैं आज तक कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में हुआ जितना मैं अब हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा चेहरा मरते दम तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसा क्यों? एक टाइम था जब मैं प्राची से शादी करना चाहता था और कल मैंने उससे सगाई भी कर ली, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पाकर भी खो दिया। तुमसे शादी करने के बाद जब जब तुम्हें देखा था तो अपने आप से नज़र नहीं मिला पाता था कि कोई चीज़ की जो तुम्हारी तरफ खींची थी, लेकिन मैं कभी खुद से तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था, दूर रहना चाहता था। इसीलिए आज तक कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। डरता था कि कहीं अगर तुम्हारी आंखों में झांक लिया तो कभी खुद से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। लेकिन ना चाहते हुए भी तुम मेरे दिल का सुकून बन गई हो। इस बेचैन दिल को सुकून तुम्हें देखकर मिलता है। अब 3 महीने हो गए हैं तुमसे दूर हुए। पास तो तुम मेरे वैसे भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरी कमज़ोरी बन रही थी। लेकिन कोई भी प्रेम सिंघानिया की कमज़ोरी नहीं बन सकता, इसीलिए अब तुम्हें परमानेंट के लिए अपनी ज़िंदगी से जाना होगा। दूसरी तरफ मन्नत भी विजय के साथ मुंबई आई हुई थी। विजय को भी अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए विजय अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया था। जिस होटल में प्रेम और विजय आए थे वह समुद्र के पास ही था, इसलिए मन्नत खुद ही समुद्र के किनारे आ गई थी। चुट्टी होटल में मन्नत का दम घुट रहा था, क्योंकि जब मन्नत होटल में अपने कमरे में आई थी तो मन्नत ने टीवी ऑन किया था, जिसमें प्रेम और प्राची की सगाई की फ़ोटो दिखाई जा रही थी। मन्नत एकांत में एक पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और समुद्र में उठ रही तेज़ लहरों को देखी जा रही थी। मन्नत अपने दिल के दर्द को संभालते हुए खुद से बोलती है, 4 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, लेकिन मैं आज तक आपके दिल में जगह नहीं बना पाई। मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मेरी जान में 3 महीने बाद ही आपने प्राची से सगाई कर ली। मेरे जाने के 3 महीने बाद ही आपने सगाई कर ली, लेकिन अब आप भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने जितना बर्दाश्त किया शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त करती। मेरे दर्द का इंतहाम पार हुआ प्रेम सिंघानिया, जिसकी वजह से आप है और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना बोलकर मन्नत जाने के लिए पीछे कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी मन्नत के पैर पत्थर से टकराते हैं और मन्नत समुद्र में गिर जाती है। और गिरते टाइम मन्नत का सर भी पत्थर से टकरा जाता है, जिससे मन्नत समुद्र में पानी में बेहोश हो जाती है। प्रेम मन्नत को समुद्र के किनारे लाता है और फिर उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। फिर प्रेम मन्नत के पेट पे अपने हाथों से रखकर उसके पेट को दबाता है, जिससे मन्नत में पेट में गया पानी मुंह से निकल जाता है। लेकिन मन्नत अभी भी होश में नहीं आई थी। प्रेम
देखता है लड़की अभी भी होश में नहीं आ रही है तो प्रेम उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी गाड़ी में मन्नत को पैसेंजर सीट पर बैठा देता है, खुद ड्राइव सीट पर। कुछ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्रेम मन्नत को हॉस्पिटल की जगह अपने होटल रूम में लाता है। पता नहीं क्यों, पर प्रेम उस लड़की को अपने पास रखना चाहता था। एक अलग ही सुकून दे रहा था उसे, ये सुकून जिसे प्रेम भी समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन वह उस लड़की को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। प्रेम कुणाल को फ़ोन करता है, बोलता है, हेलो कुणाल, अभी जो मीटिंग होने वाली है उसे कैंसिल करो और मेरे रूम में एक फीमेल डॉक्टर को भेजो फास्ट। इतना बोलकर कुणाल की बातें बिना सुने ही प्रेम फ़ोन काट देता है और दूसरी तरफ कुणाल अपना सर झुकाते हुए खुद ही बोलता है, प्रेम को हुआ क्या है, उसे फीमेल डॉक्टर क्यों चाहिए और मीटिंग कैंसिल कर दी। चलो जो भी है, मैं तो फ्री हूँ, अब मुंबई के दर्शन करेंगे। वैसे भी मुंबई शहर दिन की जगह रात में देखने में मज़ा ही कुछ और है। दूसरी तरफ होटल रूम में प्रेम अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम के बाहर आता है तो कोई उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। प्रेम दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। प्रेम उसे अंदर बुलाता है और अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, यह लड़की समुद्र में गिर गई थी। वैसे मैंने तो इसके पेट की पानी निकाल दी है, लेकिन फिर भी लड़की होश में नहीं आई, आप चेक करो। प्रेम की बातें सुनकर मन्नत चेक करने लगती है, मन्नत को चेक करती है और फिर डॉक्टर मन्नत को एक इंजेक्शन देकर प्रेम की तरफ आकर खड़े हो जाती है और प्रेम से बोलती है, सर लड़की बिल्कुल ठीक है, पानी में गिरते समय शायद किसी चीज़ से इनका सर टकरा गया था, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। मैंने अभी नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि थोड़ी देर आराम करें तो ठीक हो जाएंगी, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। अपनी बात बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो प्रेम मन्नत के पास आकर बैठ जाता है। प्रेम देखता है कि मन्नत ठंड से काँप रही है। मन्नत के सारे कपड़े भी इस समय गीले थे। मन्नत का चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे प्रेम मन्नत का चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। प्रेम अपना हाथ बढ़ाकर मन्नत का चेहरा अपनी तरफ करता है, मन्नत के चेहरे पर आए बालों को हटाता है। जब प्रेम मन्नत का चेहरा देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसकी वो खूबसूरती, आंखों की घनी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब सी पंखुड़ी जैसी होठ, चेहरे की वो प्यारी सी गुलाबी रंगत प्रेम के दिल में हलचल पैदा कर देती है। फिर प्रेम की नज़रें मन्नत की सुराही गर्दन के नीचे जाती है, उसके सुडौल शरीर पर। पानी से भीगने की वजह से मन्नत के सारे कपड़े मन्नत के जिस्म पर चिपक चुके थे, जिससे मन्नत का परफेक्ट फिगर साफ दिखाई दे रहा था। प्रेम फिर से मन्नत के कांपते फोटो को देखता है। ठंड की वजह से काँप रही थी। प्रेम एसी का रिमोट उठाता है, एसी को बंद कर देता है। प्रेम अपना चेहरा मन्नत के चेहरे पर करीब लाकर देखता है। धीरे से मन्नत के कान में बोलता है, हे तुम जो भी कोई हो, मुझे तुम्हारे कपड़ा चेंज करना होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। इतना बोलकर प्रेम मन्नत के गले से लगा दुपट्टा हटा देता है और फिर उसी दुपट्टे को अपनी आँख में बांध देता है। फिर प्रेम मन्नत को उठाता है और उसे अपने सीने से लगा देता है। मन्नत के सीने से लगते ही प्रेम का दिल और जोर से धड़कने लगता है। मन्नत का हर एक टच प्रेम को पागल कर रहा था। मन्नत की गर्म सांसें प्रेम को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे बड़ी मुश्किल से प्रेम खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि प्रेम धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। प्रेम अपना हाथ मन्नत के कमर के पीछे लाकर उसके सूट की जीप खोल देता है। फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को मन्नत के कंधे पर लाता है और उसके सूट के नीचे खिसका देता है। प्रेम वापस से अपने हाथ मन्नत की कमर पर रखता है और उसकी ब्रा का हुक खोल देता है और फिर प्रेम मन्नत की ब्रा भी उतार देता है। फिर प्रेम मन्नत को सीधा लेटा देता है और फिर प्रेम अपने हाथ अपने पॉकेट में रखता है और उसकी नाभि से होते हुए उसकी समीज को पकड़ता है और फिर उसे उतार देता है। फिर मन्नत अच्छे से ब्लैंक से कवर कर देता है। फिर प्रेम अपनी आँखों से मन्नत का दुपट्टा को हटा देता है। जब प्रेम मन्नत को देखता है तो देखता रह जाता है। प्रेम अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मन्नत का यह सुंदर चेहरा, उसकी सुराहीदार गर्दन, उसकी साफ दिखाई देती है कोरल बोन और कंधे प्रेम को जैसे पागल कर रहे हों। मन्नत के दिल की जगह एक छोटा सा दिल बना हुआ था। मन्नत के दिल की जगह एक छोटा सा दिल बना हुआ था और उस पर
काशी टाइटिंग में बहुत खूबसूरत पी लिखा हुआ था, जो मन्नत को अपनी शादी होने से पहले लिखवाया था। और मन्नत के दाहिनी हाथ के कलाई पर महाकाल का टैटू बना हुआ था। मन्नत हमेशा ही फुल स्लीव के कपड़े पहना करती थी, जिसकी वजह से आज तक प्रेम ने कभी भी मन्नत की कलाई में महाकाल का टैटू नहीं देखा था। जब कभी मन्नत हाफ स्लीव के कपड़े पहन लेती तो मन्नत के हाथों में इतनी चूड़ियाँ होती कि मन्नत का महाकाल का टैटू नहीं दिखाई देता। और अभी मन्नत के हाथों में सिर्फ एक सिंगल कड़ा था, जिसे मन्नत का महाकाल टैटू साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत के दिल पर पी लिखा हुआ था देखकर प्रेम के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। मन्नत ठंड की वजह से लगातार कांपी जा रही थी और खुद को सिकोड़ रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम ने अपनी शर्ट के बटन खोला और फिर अपनी टी शर्ट को उतारकर सोफे पर फेंक देता है। और फिर प्रेम मन्नत के साइड में लेटता है और मन्नत के ब्लैंक में खुद भी कवर कर लेता है। और फिर प्रेम मन्नत की कमर पर हाथ रखकर मन्नत को खुद से चिपका लेता है। प्रेम की जिस्म से गर्मी पाकर मन्नत खुद ब खुद प्रेम से चिपक जाती है, इस बात से बेखबर कि मन्नत का जिस्म प्रेम के जिस्म की गर्मी को बढ़ा रहा है। प्रेम बहुत ही मुश्किल से खुद को जज्बातों को कंट्रोल करते हुए लाइट बंद कर देता है। मन्नत को अपनी बाहों में भर कर सोने की कोशिश करने लगता है। मन्नत को अपनी बाहों में लेते ही मन्नत के दिल में भी एक सुकून उतर जाता है, जो शायद पिछले 4 साल से ढूंढ रहा था। और कुछ देर बाद ही प्रेम को नींद को आगोश में चला जाता है। हे गाइस, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। हे गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ जब विजय अपनी मीटिंग ख़त्म करके रूम में आता है तो मन्नत को ना पाकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विजय पूरे होटल में मन्नत को ढूंढता है, लेकिन मन्नत उसे कहीं नहीं दिखाई देती। विजय होटल के स्टाफ से भी पूछता है, लेकिन सभी स्टाफ मना कर देते हैं कि उन्होंने मन्नत को नहीं देखा। विजय फिर समुद्र के किनारे जाता है, क्योंकि मन्नत ने विजय से कहा था कि वो समुद्र देखने जा रही है। लेकिन विजय ने कहा था, जब मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तब हम समुद्र के किनारे जाएंगे। लेकिन विजय की मीटिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। विजय की मीटिंग को ख़त्म करते करते आधी रात हो गई थी। विजय थक हार कर समुद्र के किनारे ही बैठ गया और अब विजय को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, कहीं मन्नत को कुछ हो ना जाए। अगर मन्नत को कुछ हो गया तो मैं दादू को क्या जवाब दूंगा? कैसे मैं नज़रें मिलाऊंगा मैं दादू से, और खुद से भी कैसे नज़रें मिला पाऊंगा? लेकिन फिर विजय खुद से ही कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे मन्नत को ढूंढना ही होगा। मैं मन्नत को कुछ भी नहीं होने दे सकता, मुझे हर हाल में मन्नत को ढूंढना है। मन्नत मेरी मोहब्बत है, मेरी अपनी मोहब्बत को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मन्नत को ढूंढना ही होगा। विजय फिर से समुद्र किनारे आए लोगों से बातें करके पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई वाइट कलर की फ्रॉक पहनी सूट में लड़की आई थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, कि आपने उसे देखा? तभी एक लड़की उससे बताती है, हाँ, वह लड़की शायद पानी में गिर गई थी, लेकिन एक हैंडसम सा लड़का उसे बचा लिया था, शायद किसी हॉस्पिटल में लेके गया हो। लेकिन वह लड़की बेहोश हो गई थी पानी में गिरने के बाद। विजय के मन में एक आशा जग गई कि विजय उस लड़की को धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाता है। विजय मुंबई से एक एक करके सभी हॉस्पिटल में जाकर मन्नत के बारे में पता लगाता है। एक एक करके विजय ने सभी हॉस्पिटल में छान मारा और इंसान में कब सुबह हो गई और इस सब में कब सुबह हो गई विजय को पता ही नहीं चला। और फिर हर बीते पल के विजय के डर बढ़ता चला जा रहा था। अगली सुबह प्रेम का होटल रूम। प्रेम की आंखें एक फ़ोन कॉल से खुलती हैं, लेकिन जैसे ही प्रेम अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ को बढ़ाता है, इतनी देर में फ़ोन कट जाता है। प्रेम उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रेम अपने सीने पर किसी मक्खल सी चीज़ का एहसास होता है। प्रेम अपनी नज़रें हल्की सी तिरछी करके देखता है तो उसे एक खूबसूरत सी लड़की और प्यारा सा चेहरा दिखाई देता है। मन्नत प्रेम के सीने पर सर रख के सो गई थी और एक हाथ प्रेम के कमर को पकड़ रखा था। खिड़की से आती हुई हल्की हल्की धूप मन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मन्नत का चेहरा एक सुनहरी धूप की वजह से चमक रहा था। लेकिन प्रेम को उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसके चेहरे की मासूमियत अपनी तरफ खींच रही थी। मन्नत की वह प्यारी सी बंद आँखें, छोटी सी नाक, पतले से होठ, जो मन्नत को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम बना रहे थे।
मन्नत की सादगी प्रेम को दीवाना बना चुकी थी। मन्नत के चेहरे पर बालों की एक लट। प्रेम अपने हाथों से उस लट को उसके कानों के पीछे करते हुए बहुत ही प्यार से मन्नत के गाल पर हाथ रखता है। बहुत ही धीरे से उसके कान में बोलता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अब से तुम मेरी हो। प्रेम की सांसें मन्नत के गाल पे पड़ रही थी तो मन्नत बच्चों की तरह कसमसाकर क्यूट सा चेहरा बना रही थी और करवट बदल कर सो जाती है। मन्नत ने इतनी क्यूट चेहरे को देखकर प्रेम के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। प्रेम वापस से मन्नत को अपनी बाहों में लेने ही जा रहा था कि तभी प्रेम का फ़ोन बजता है। प्रेम गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाता है और फ़ोन उठाता है। प्रेम फ़ोन उठाकर बालकनी में आ जाता है और गुस्से से फ़ोन को पिक करके बोलता है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहे हो? मरना है क्या तुम्हें? ज़िंदगी से मन भर गया है तुम्हारा? कुणाल प्रेम की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डरते हुए बोला, सर कल जो फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी फ़्लाइट आज 9 बजे की और वह जाने के से पहले आपसे मीटिंग करके जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा था। अगर आप प्रेम एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। इतना बोलकर प्रेम कुणाल की बातें सुने बिना फ़ोन काट देता है। प्रेम वापस से कमरे में आता है तो देखता है मन्नत बहुत ही आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम का गुस्सा तो जैसे हवा में हो गया। प्रेम वॉशरूम में जाता है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाता है। प्रेम कमरे के बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था तभी प्रेम रुक जाता है और वापस अपने कमरे में बेड पर सो रही मन्नत के पास जाता है। प्रेम एक पेपर लेता है, उस पर कुछ लिखता है और फिर प्रेम उस पेपर को टेबल पर रख देता है। फिर एक बार मन्नत का एक मासूम चेहरा देखता है और आगे झुककर मन्नत के माथे पर बहुत ही प्यार से किस कर देता है। और फिर प्रेम बहुत ही धीरे से मन्नत से बोलता है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा जान। इतना बोलकर प्रेम वहाँ से निकल जाता है। प्रेम के जाने के थोड़ी देर बाद ही मन्नत की आंखें कसमसाकर खुलती हैं। मन्नत जब अपनी आंखें खोलती है तो किसी अनजान कमरे में खुद को पाकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मन्नत एकदम से उठकर बैठ जाती है। तभी मन्नत का ध्यान खुद पर जाती है। मन्नत धीरे से ब्लैंकेट को हटाकर देखती है तो मन्नत के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। मन्नत की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मन्नत पूरे कमरे में जब देखती है तो सोफे पर मन्नत के कपड़े बहुत ही सलीके से रखे थे। मन्नत जल्दी से बेड से खड़ी होती है, कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली जाती है। मन्नत बाथरूम में खुद को देखती है तो मन्नत के जिस्म पर कोई निशान नहीं था। ना ही मन्नत को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कल रात उसके साथ कुछ हुआ हो, जिससे मन्नत को तो यह समझ आ जाता है कि कल रात उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। मन्नत गहरी सांस लेते हुए अपने कपड़े पहनती है और फिर वॉशरूम से बाहर आती है। मन्नत कमरे में अपना फ़ोन ढूंढ रही थी तो मन्नत अपना फ़ोन टेबल पर रखा हुआ देखती है। जैसे ही मन्नत टेबल पर अपना फ़ोन उठाने वाली थी तभी मन्नत को वहाँ पर एक पेपर दिखाई देता है जिस पर कुछ लिखा था। मन्नत पेपर उठा कर पढ़ने लगती है। हाय, मैं जानता हूँ कि जब तुम्हें सुबह उठोगी तो अपने जिस्म पर एक भी कपड़ा ना पाकर बहुत ज़्यादा डर जाओगी, लेकिन विश्वास करो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम रात में समुद्र में गिर गई थी, मैं बस तुम्हें वहाँ से लेकर आया था। तुम बेहोश ही थी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ होटल रूम में ले आया। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ यहाँ कौन आया है। तुम्हारा फ़ोन भी पानी में गिरने की वजह से बंद हो गया था। रात में तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे इसीलिए तुम्हारे कपड़ों को उतारना पड़ा, लेकिन तुम्हारे कपड़े सोफे पर रखे हुए। मैंने तुम्हारे कपड़े ड्राई करवा दिए थे। मैंने तुम्हारे कपड़े ड्राई करवा दिए हैं। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम कहीं मत जाना, मैं जल्द वापस आकर तुम्हें मिलता हूँ। मन्नत पेपर को पढ़कर एक गहरी सांस लेती है, फिर टेबल पर रखते हुए पेन उठाती है, उस पेपर पर लिखती है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लव थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ, बाय बाय। फिर मन्नत उस पेपर को टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ विजय थक हार कर होटल रूम में वापस आ रहा था, तभी मन्नत भी आती है। मन्नत को देखकर तो जैसे तो पीछे की सांस में सांस आ जाती है। विजय जल्दी से मन्नत के पास आ जाता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। विजय मन्नत को बहुत ही घबराते हुए पूछता है, मन्नत तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम कहाँ चली गई थी? मैं रात भर पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने सारा हॉस्पिटल, सारा मुंबई शहर ढूंढ मारा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली।
मन्नत विजय को शांत कराते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ। और फिर मन्नत सारी बात विजय को बता देती है। विजय एक गहरी सांस लेते हुए उस इंसान का शुक्रिया कर देता है और फिर विजय और मन्नत कुछ ही देर बाद शहर के निकल जाते हैं। किसी को सुकून की तलाश है तो किसी को प्यार की। दो लोग करीब तो आए लेकिन मिल ना पाए। ना जाने अभी कितनी दूरियां का सफ़र तय करना बाकी है। ये मोहब्बत है जनाब, अभी तो बहुत सारी कसौटियाँ बाकी है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।